नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक तरफ ईरान इजराइल लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि अडानी साहब के स्वामित्व वाला जो एयरपोर्ट है इजराइल के अंदर, उसको ईरान ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, नामो निशान मिटा दिया है, इस तरीके की खबर आ रही है। दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो उड़ीसा में जाकर के कह रहे हैं कि ट्रंप ने उनको लंच पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने जो है वो जाने से इनकार कर दिया। ये अभी मैं उसको सुनवा भी देता हूं दर्शकों को, लेकिन उसके पहले जरा ये भी बता दूं कि ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर को भी बुला रखा था और मोदी जी को भी बुला रहे थे। मोदी जी ने क्या कहा है जरा दर्शक वो सुन लें, फिर मैं आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। तो सर, महाप्रभु के प्रति जो उनकी भक्ति है उसने उनको वहां खींच लिया और उन्होंने ट्रंप के पास जाने से इनकार कर दिया। अडानी जी का भी ख्याल नहीं आ रहा है क्या मोदी जी को अब? और दूसरा कि क्या जिस तरीके से मुनीर को बुलाया ट्रंप ने, मोदी और मुनीर को एक टेबल पर बैठा करके कोई बड़ा खेल करना चाह रहे थे ट्रंप? प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जिस चीज को लेकर के मोदी जी अपने भक्तों के लिए खुराक तैयार कर रहे हैं निमंत्रण को लेकर के, असल में वो एक बहुत शर्म का विषय है, राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए कि जिस आतंकी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ भारत अपना नाम जुड़वाना भी पसंद नहीं करता, उसका आर्मी चीफ वहां पर नेशनल आर्मी डे परेड के गेस्ट होता है और उसके बाद उसको लंच दिया जाता है और उसके साथ एक आर्मी चीफ के साथ भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। उन्होंने क्या कहा ब्रीफिंग में कि ट्रंप, अपने क्या नाम है, मोदी इज ए ग्रेट मैन, मुनीर ऑल्सो हैड अ लॉट इन गेटिंग द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। यही था ना। तो भारत का प्रधानमंत्री का स्तर आज उसको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। होना तो चाहिए था ये शर्म का विषय, और इसको भी प्रधानमंत्री जी एक गर्व के विषय के रूप में प्रचारित कर रहे हैं अपने भक्तों के बीच में भाजपा शासित राज्य के अंदर, ये कह करके मैंने उनका निमंत्रण तो करा दिया। अगर मोदी जी के प्रति इतना ही अगाध प्रेम होता ट्रंप का, तो नंबर एक वो उनको अपने इनॉग्रेशन में बुला लेते 20 जनवरी को। भारत तो अमेरिका का विरोधी नहीं है, ना शत्रु है। चीन के राष्ट्रपति को बुलाते हैं वो, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते। भारत के उद्योगपति अंबानी उसमें शामिल होते हैं, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता है। ये आपको ध्यान होगा सारा। उसके बाद कितना प्रयास किया जयशंकर ने कि किसी तरीके से उसका न्योता मिल जाए, वो मिला या नहीं वो सारे देश के लोगों ने देखा। उसके बाद जिस तरीके के हालात बने, 12-13 फरवरी को मोदी जी वहां गए और वहां व्हाइट हाउस के अंदर टैरिफ उसको लेकर के, टैरिफ डील को लेकर के, और सार्वजनिक तौर पर कैमरों के सामने ट्रंप ने क्या कहा उनके मोदी के सामने और मोदी के बाद भी, कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को बता दिया था कि टैरिफ के बारे में मैं कोई शब्द नहीं छोड़ूंगा। हकीकत क्या है राम प्रकाश जी? हकीकत यह है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे तरीके से बेचैन है, और वो बेचैनी है नोबेल शांति पुरस्कार की। उन्होंने एक ट्रैप बिछाया था कि आसिफ मुनीर ऑलरेडी अमेरिका के अंदर थे, उसके बाद इनको बुला लो भोजन पे। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से निमंत्रण नहीं दिया जाता कि आप वहां से वहां जा रहे हैं तो अमेरिका से होकर के आइए। बेसिकली दिस इज ए नॉन सीरियस थिंग। इसको इतना गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं। मैं और आप जब बात करते हैं तो आपको क्या कई बार होता है कि भाई आप जब दिल्ली आए तो बताइएगा मुझे, बैठते हैं मिलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आ ही गए और मैंने बुला ही लिया, वो नहीं है। वो एक सामान्य शिष्टाचार है, वो डिप्लोमेटिक एटिकेट का हिस्सा है कि बातचीत हो रही है तो आप उधर से आ रहे तो आ जाइए।
ना तो ट्रंप इतने खाली हैं और ना मोदी इतने खाली हैं। उनको एक दूसरे देश में G7 से वापसी में भी एक और दूसरे देश से होते हुए वो आए, आपको पता है इस बात का। तो इसमें उड़ीसा के साथ तो उसको कोरिलेट किया गया है लोकल भक्तों को खुश करने के लिए। मोदी कोई सीधे वहां से नहीं आए G7 से, उसके बाद घूम फिर के आए यहाँ से भारत में, एक देश की और यात्रा करके आए। तो बेसिकली क्या है कि ये आज पूरी दुनिया का दुर्भाग्य देखिए राम प्रकाश जी, बहुत भारी मन के साथ बार बार एक चीज कहनी पड़ती है। पूरी दुनिया के ऊपर आज इतने नॉन सीरियस और मस्खरे लोगों का शासन है, जो आज दुनिया की मौजूदा हालत है उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। ट्रंप जैसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा नॉन सीरियस कोई आदमी नहीं हो सकता। इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर उसकी भाषा सड़क बाउंसर जैसी हमेशा होती है। आप किसी भी मामले में देख लीजिएगा, भारत कह रहा है कि हमारे साथ सीज फायर पाकिस्तान के साथ आपका कोई रोल नहीं है, उसके बाद वो व्यक्ति 16 बार रह रहे करके ये कह चुका है कि मैंने इनकी शांतियों करवाया, इनका सीज फायर करवाया 16 बार। पाकिस्तान के प्रति उनका क्या है, उन्होंने क्या कहा उसी में, जिस जिस कार्यक्रम में मोदी को बुला रहे थे वो कि लंच करते हैं, भोजन करते हैं, वहीं पर उन्होंने क्या कहा, आई लव पाकिस्तान। यही कहा ना, सबके सारी दुनिया के कैमरों के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान से प्रेम करता हूं। ये वही पाकिस्तान है जिसको पिछली टर्म के अंदर वो अपने क्या कहा करते ट्रंप, कि अमेरिकी पैसे का दुरुपयोग करता है, आतंक की शरण स्थली है, आतंक की नर्सरी है। ये ट्रंप की भाषा है, मेरी नहीं। उसके बावजूद उनके साथ नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ते हैं। भारत के भक्त, भारत का मीडिया उनका डंका बजाता है। जिस बात पे शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान, अगर आपको याद हो, पहले भी भारत पर आतंकी हमले तमाम हुए। मनमोहन सिंह के समय में पाकिस्तान हमेशा अलग थलग पड़ जाता था, आपने देखा हमेशा इंटरनेशनली उसकी कोई स्टैंडिंग ये नहीं बची थी। सर आज की ये जो तारीख में आज की तारीख सर में भारत अलग थलग है और पाकिस्तान को ट्रंप वापस मुख्य धारा में ले आए। क्यों? क्योंकि उसने उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए स्पॉन्सर कर दिया, ऑफिशियली कर दिया पाकिस्तान सरकार ने। तो उनकी महत्वाकांक्षा ये है और पाकिस्तान उस गेम का एक हिस्सा है। भारत के लिए ट्रैप बिछाया था, अच्छा हुआ मोदी वहां नहीं गए, वरना अभी तो उन्होंने केवल नाम लिया है मुनीर के साथ, अगर उनके साथ एक फोटो भी आ जाती तो फिर सोचिए आप भारत की क्या गति होती। तो ये चीज मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या ट्रंप ये साजिश कर रहे थे कि आसिम मुनीर और मोदी को एक टेबल पर बैठा करके फोटो जारी कराएं और अपनी उस बात पर ठप्पा लगवाएं जो बात वो कह रहे हैं कि सीज फायर उनके दबाव में हुआ और भाई आसिम मुनीर ने उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया। नोबेल के लिए तो वो रो ही रहे हैं लगातार, आज जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जहां पर युद्ध नहीं हो रहा है वहां भी वो युद्ध रुकवा करके वो शांति के लिए नोबेल लेना चाह रहे हैं। प्रकाश जी, मैंने आपको कहा कि ट्रंप को ना तो डिप्लोमेटिक एटिकेट है और ना किसी तरीके का सामान्य शिष्टाचार अदरवाइज। वो किसी भी व्यक्ति को अपने यहां बुला करके कुछ भी कह देते हैं। जब आप कुर्सी पे बैठने लगे, मैंने एक आदर स्वरूप कुर्सी पीछे सरका दी तो सारे देश के भक्त लोट हो गए कि देखिए मोदी के लिए कुर्सी खींच रहे हैं। ये बेहद सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन उसके अलावा जो उनकी भाषा है, किसी भी मसले पे देखिएगा, और आप देखिए ट्रंप का जो नैतिक पतन है उसकी एक प्रकाष्ठा देखिए और भारत की बेचारगी देखिए। पहलगांव हादसे का प्रायोजक कौन था? राम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो सीनियर आदमी, बता दीजिए कौन था प्रायोजक? ये वही जिहादी जनरल आसिफ मुनीर था। हमले से 3 दिन पहले उस आदमी ने क्या कहा था भारत पाकिस्तान के बारे में, पीओके के बारे में क्या कहा था? जो व्यक्ति उसको अपने यहां लंच पर बुला सकता है विदाउट एनी प्रोटोकॉल, आर्मी चीफ इज नथिंग बिफोर एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके बावजूद उसको बुलाया। उसको पता है कि पाकिस्तान का मतलब सेना होती है, इसलिए सेना चीफ को बुलाओ। वहां का जो नेतृत्व है पॉलिटिकल, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो कुछ नहीं। आप इसका एक दूसरा मतलब भी समझिए, कल को पाकिस्तान में कोई अस्थिरता हो, अब आसिफ मुनीर की डायरेक्ट वन ऑन वन हो गई है उनके साथ। कब पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा? पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास रहा है सेना के द्वारा। तो ट्रंप एक तीर से कितने निशाने साध रहे हैं और भारत उसमें बेचारा बन के देख रहा है। बेसिकली आपको देखनी पड़ेगी, ट्रंप हर चीज में दोगला खेल करते हैं, जो कहते हैं करते से उससे ठीक उल्टा है। एक तरफ आप देखिए, सोचिएगा ठंडे दिमाग से, एक तरफ से शांति की बात करते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में हमने वो करवाया। आप अगर ऐसे थे तो इजराइल तो आपकी बिगड़ैल औलाद है ना। आपने जो फिलिस्तीन के अंदर इजराइल कर रहा है आपके राष्ट्रपति बनने के बाद भी 55,000 से ज्यादा नृशंस हत्याएं की है, नरसंहार किया है। आपने कभी आज तक उसकी निंदा की? कभी संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर का समर्थन किया कि नहीं वहां पे होना चाहिए? आप अकेले ऐसे आदमी जो उसको वीटो करते हैं। यह है ट्रंप की असलियत। अब ईरान के ऊपर एक तरफा हमला कर दिया इजराइल ने और ट्रंप को बता करके कहा
ट्रंप की स्वीकारोक्ति है, ये मैं और राम प्रकाश राय नहीं कह रहे। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने हमसे प्लान शेयर किया था। अगर प्लान शेयर किया था तो आपने उनको ये हमला करने से रोका क्यों नहीं? 13 तारीख को राम प्रकाश जी हमला होता है और 15 तारीख को डेडलाइन थी न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका और उसके बीच में, और प्लान शेयर किया गया, ये ट्रंप मान रहे हैं। तो इसका मतलब उस पूरा जो परमाणु बातचीत जो चल रही थी, परमाणु उसको लेकर, अप्रसार को लेकर इजराइल ईरान के साथ, उसको तार पीड़ो किसने किया? ट्रंप ने किया या किसी और ने किया? अगर वो इजराइल को कहते कि हमला नहीं करना, आपको क्या लगता है इजराइल की नेतन्याहू की औकात है वहां पे हमला कर देते? तो इससे ज्यादा दोगला चरित्र क्या होगा जो शांति की पुरस्कार की मांग करता है? और हकीकत उसकी ये है कि नरसंहार का दोषी जो गजा के अंदर जो हो रहा है, उसके नरसंहार का दोषी जितना नेतन्याहू है, उससे कम ट्रंप भी नहीं। और आज ईरान के अंदर जो हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार की चौखट पे खड़ा कर दिया ला करके। उसके लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो आज की तारीख में बेचैन है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। और गजब देखिए उस आदमी की शर्मनिरपेक्षता देखिए आप, दुनिया के सबसे बड़े सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का वो राष्ट्रपति है, और वो कहता है कि जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है जो पुरस्कार का फैसला करती है वो लिबरल्स को देती है, उन्हीं पे आरोप लगा रहा है, पुरस्कार भी उन्हीं से चाहिए, और मतलब वो उदारवादियों को देती है, मुझ जैसों को नहीं देती। आपको ध्यान होगा 2018 में भी इसने अपना नाम चलवाया था, इसी ट्रंप ने क्या कहा था कि उत्तर कोरिया के साथ शांति समझौता, उस समय की ध्यान होगी आपको बात, और उसके बाद इजराइल और यूएई के बीच में उन दोनों को लेकर के तब भी प्रयास किया था। लेकिन इनके जो बाकी कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं जितना क्रेडिट है उससे कई गुना डिस्क्रेडिट है। आज का ट्वीट देखिए क्या लिखते हैं महोदय कि मुझे कभी भी शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा चाहे मैं कुछ भी कर लूं। और फिर वही 16वीं बार 17वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच में मैंने ये करवाया, मैंने सूडान के बीच में ये करवा दिया, कांगो के के बीच में करवा दिया, कांगो और रवांडा के बीच में करवा दिया, अब्राहम समझौता जो मिडिल ईस्ट में, उसका नाम लेकर के खुद को फिर शांति दूत स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षा। हकीकत देखेंगे तो ट्रंप बहुत ज्यादा बेचैन है और उनके अंदर बहुत गंभीर खींच है कि मुझे अब तक शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। पुरस्कार पाने के लिए आपका एक चाल चरित्र और चेहरा होना चाहिए, ना कि आपकी सड़क छाप एक मस्करे की भाषा, एक हिटमैन की भाषा, एक जिसको आप कहेंगे ना जो अपने उनके बाउंसर, एक सड़क छाप बाउंसर की भाषा करने वाला व्यक्ति, उसको नोबेल पीस प्राइज दे करके उस पुरस्कार का मान सम्मान घटाना है, उसकी मान्यता को घटाना है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। सर ट्रंप साहब जो बात कह रहे हैं ये उनकी खिजन से ज्यादा, मतलब शांति पुरस्कार न मिलने की, नोबेल न मिलने की खिजन से ज्यादा कहीं साजिश नहीं दिख रही है? जैसे कि दुनिया के अगेंस्ट एक साजिश रची जा रही है, अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा दिखाने के लिए या शांति दूत दिखाने के लिए। महामानव तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि महामानव हमारे देश में कहा जाता है, किसी के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, तो अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाने के लिए, दुनिया का एक तरीके से शांति का रूप दिखाने के लिए एक साजिश रची जा रही है और दूसरे देशों को लड़ाया जा रहा है। ये नहीं ज्यादा दिख रहा है वनस्पत खिजन के? राम प्रकाश जी, एक तरफ आपको शांति का पुरस्कार चाहिए, उसके ऊपर हथियारों का व्यापार चाहिए, और हथियारों का व्यापार कब होगा? जब दुनिया आपस में लड़ेगी। सीधी सी बात है। अमेरिका की ये नीति आज की नहीं है, 100 सालों से वो यही सब काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 70 साल से पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने इजराइल को एक हिटमैन के तौर पर प्रयोग किया है। इजराइल की भूमिका आप मिडिल ईस्ट में क्या देखते हैं? एक बाउंसर के अलावा उसकी कोई भूमिका है क्या? कि अमेरिका ने इशारा किया आज वहां ये कर दो, कराए, परसों ये कर दो, कल ये कर दो। किसी भी पड़ोसी देश के साथ इजराइल के कोई संबंध है? उसकी दोस्ती केवल और केवल अमेरिका के साथ है जो उससे हजारों किलोमीटर दूर है। तो आप समझ लीजिए एक ऐसा देश वहां पर क्रिएट कर दिया गया जो अमेरिका के एजेंडे को पूरा करते रहे, और उसके बदले में उसको हजारों करोड़ रुपए का हर साल इजराइल फंड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए मिलता रहे। अब इजराइल ने सारा काम किया, उनसे पूछ करके किया। अब इजराइल को बीच मझधार में छोड़ के ट्रंप अब शांति दूत बनने निकल लिए। उनको पता है कि इजराइल का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम है, वो सारा थक चुका है अब, और उसके लिए वो फिर उनके ऊपर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं ईरान इजराइल की भी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है उसकी भी अकड़ निकालने में वो व्यक्ति लगा हुआ है। और जो आपने एक बात कही ना महामानव की, राम प्रकाश जी, ये हर एक देश और दुनिया के जीवन काल में एक ऐसे दौर आते हैं। आज दुनिया ऐसे मुहाने पर खड़ी है, आप जहां नजर दौड़ाओगे वहीं पर आपको ये महामानव दिखाई देंगे, लेकिन ये सब घोषित महामानव है। अमेरिका में आपको ट्रंप दिखेंगे, भारत में आपको नॉन बायोलॉजिकल दिखेंगे, चाइना के अंदर आपको ऐसा दिखेगा जब तक रहूंगा मैं राष्ट्रपति रहूंगा। सोचिए आप, चाइना के अंदर ऐसे ही पुतिन का जो है। तो ये सारे के सारे लोग, हमारे किससे क्या संबंध नहीं, सवाल उसका नहीं।
आज पूरी दुनिया में स्वीकार्य है, एक कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है जिसका एक नैतिक बल ऐसा हो जिसकी बात पूरी दुनिया सुन सके कि भाई ये आदमी वेल मीनिंग। पूरी दुनिया में इस तरह के आत्ममुग्ध लोगों का शासन है जिनको मैं, मेरा और मैंने के अलावा मसलमैन छवि, अपने विश्वगुरु की छवि, डंकापति की छवि, और उसमें सबसे आगे भारत। और देखिए मोदी की अब तुलना सीधी डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है इन क्वालिटीज को लेकर के। सारा दिन वही ऑप्टिक्स, वही थिएट्रिक्स, वही बड़बोलापन, नेट डिलीवरी जीरो। ये जो चीज है ये एक बहुत बहुत ही शर्मनाक किस्म की एक जो है, जिसको आप कह सकते हैं तुलना के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक है। जो ट्रंप जिस तरीके की बात करते हैं वही मोदी यहां करते हैं। ट्रंप अपने भक्तों के लिए जो कुछ करते हैं वही मोदी यहां करते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग कम से कम वो सब तो नहीं करते ना। लेकिन ये तो पल्ले कुछ नहीं, उसके बावजूद भी सब। आज भारत की स्थिति आप देखिए, पूरी दुनिया में आप खड़े क्या है? आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, रूस यूक्रेन के संघर्ष में आप कहां खड़े हैं? बता दीजिए। इजराइल और ईरान के उस पर आप कहां खड़े हैं? प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुना है एक भाषण के अलावा कि युद्ध का समय नहीं बुद्ध का समय है, इसके अलावा। और कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको एक आर्टिकल लिखना पड़ा आज हिंदू के अंदर, और उनको बताना पड़ा कि ईरान से हमारे कैसे कैसे संबंध है, हमारी उनकी कूटनीति कितनी पुरानी है, हमें खुलकर इजराइल की निंदा करनी चाहिए। और वो कंक्लूड करती है कि भारत सरकार के लिए अब भी देर नहीं हुई है, वो अपना कोर्स करेक्शन करे, अपने स्टैंड को ठीक करे। भारत सदा से दो राष्ट्र के सिद्धांत का वहां पर वो रहा है, इजराइल अलग देश हो, फिलिस्तीन अलग देश हो। लेकिन मोदी ने तो घर की विदेश नीति बना दी, जो ट्रंप कहे वही सही, किसी भी बात पर नहीं बोलते। सीज फायर के लिए यूएन के अंदर वोटिंग हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और भारत एब्सटेन कर देता है। कभी सुना था आपने? संघर्ष विराम के लिए तो हर देश चाहेगा कि भाई नरसंहार ना हो, लोग ना मरे। संघर्ष विराम तो कोई भी जो आदमी अननोन है वो भी कहेगा संघर्ष विराम होना चाहिए, और भारत उसे एब्सटेन कर जाता है। किस लिए? ठीक ऐसा चाहता है, इजराइल ऐसा चाहता है। इजराइल का भारत पर क्या दबाव है आप समझ सकते हैं, वो हमराज हो चुका है। जो आपने यहां पेगासस से किया उसकी सारी एक्सेस इजराइल के पास नहीं है क्या? आपके जितने भी डर्टी पॉलिटिक्स वो है, सारे के सारे प्रीवी है वो। तो आप ये समझिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए अपनी छवि देश से बड़ी हो गई है, देश की विदेश नीति से बड़ी हो गई है, और दिन भर केवल मैं, मेरा और मैंने के अलावा कोई काम नहीं है। जो बात कल वो उड़ीसा में कह रहे थे, अगर उसको आप एनालाइज करेंगे तो एक बहुत बड़ी नाकामी है वो, कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति उनको कह रहा है कि मुनीर भी आए हुए, आप भी आ जाइए। ये पूरी बातचीत ये है। ट्रंप की वीडियो निकाल के सुनिएगा, आपने तो देखी परसों बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि मुनीर भी आए हुए, आप भी आ जाइए। तो भारत का प्रधानमंत्री जो सीडीएस नियुक्त करता है, जो आर्मी चीफ नियुक्त करता है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना का, उसके प्रधानमंत्री को लंच के लिए बुलाया जाता है जहां मुनीर बैठे। तो आप कहां ला करके खड़े कर दिए गए? और भक्तों को शर्म नहीं आती, क्योंकि उनके तो दिमाग का सॉफ्टवेयर खत्म हो चुका है, सोच समझने की क्षमता खत्म होगी। ये देखिए भारत आज कहां खड़ा कर दिया लाके। जो दुनिया में अग्रिम पंक्ति में बराक ओबामा कहा करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, आज मोदी के भक्त कहते हैं कि मोदी को सारे सुनते हैं। कौन सुनता है बताइए? जो मिले उसके गले पड़ जाओ, जो मिले गले पड़ो, फोटो खिंचवाओ, ठाके लगाओ, घर आ जाओ, 15 बार वर्दी बदलो, और अलग अलग जगह पे फोटो ऑप्टिक्स करो और डंका बजाओ, और अकेले खड़े हो जाओ। अब का नाम लेवा नहीं बचा, भारत की विदेश नीति तहस नहस कर दी, खत्म, कुछ नहीं बचा। उसके बावजूद भी डंका बजा रहे हैं। डंका तो ठीक है कि डंका बजाने की कोशिश लगातार मोदी जी की तरफ से हो रही है, भक्तों की तरफ से हो रही है, लेकिन सवाल एक जरा मेरा दूसरा है सर। मोदी जी ने एक बार ट्रंप से मिलने से इनकार किया राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आने से पहले, तो वो अभी तक अब सब लोग भुगत रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से टैरिफ और वो करते जा रहे हैं ट्रंप, किस तरीके से वो डिस्टरबेंस लगातार क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो आई लव पाकिस्तान बोलने की हिम्मत जुटा लेते हैं इत्यादि। अब दोबारा मोदी ने इनकार कर दिया है। क्या ये माना जाए कि मोदी जी ने अब अडानी की चिंता भी छोड़ दी है? नहीं राम प्रकाश जी, अडानी की चिंता कैसे छोड़ सकते? अडानी का तो बेड़ा गर्क है। आपने कल देखा नहीं हाइफा को किस तरीके से उड़ाया गया है? इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है उसके अंदर कल 26 मिसाइलें मारी, और वहां पर जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कंटेनर कंपनी है मरसक, वो 2 दिन से उसके सारे ऑपरेशंस ऑलरेडी बंद थे पहले से। इस खबर को छुपाया गया भारत में। अडानी को वन का जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर, वो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है राम प्रकाश जी। 70% स्टेक अडानी का है, अडानी पोर्ट्स का। और जैसे ही ये खबर आई, अडानी के पोर्ट्स का जो शेयर है, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, 8% गिर गया। आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि वो जो 1.8 बिलियन डॉलर है उसका भुगतान कौन करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? वो टैक्स मुझे और आपको देना पड़ेगा।
वो इन भक्तों को देना पड़ेगा, क्योंकि अडानी का तो पोर्ट उड़ा दिया उन्होंने। ईरान की मिसाइल लगी, वो वीडियो भी दिखाइएगा दर्शकों को, और उसके बाद उनका तो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वो दंड को कौन भुगतेगा? भारत भुगतेगा। आपने दूसरी बात कही कि मोदी ने दोबारा निमंत्रण ठुकराया, नहीं, वो उसको बेसिकली क्या है कि जो आज की तारीख में ट्रंप हमसे बहुत नाराज है, और उसकी नाराजगी का कारण क्या है कि उसका जो क्लेम टू नोबेल पीस प्राइज है उसको हम समर्थन नहीं कर रहे। उसकी नाराजगी ऑलरेडी है, और नाराजगी का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके साथ गर्मा गर्मी करने लग जाऊं, नहीं, आपके शत्रु को गोदी में बिठा लूंगा, आपका काम हो गया। अब देखिए, हालत ये हुई, राहुल गांधी ने पिछले पार्लियामेंट के सेशन में क्या कहा था कि आपने दुनिया में सबसे बड़ा पाप किया है कि पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया। वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा आपने। उससे बड़ा पाप अब ये किया है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के भी उतने करीब हो गए। जिस अमेरिका ने उसको दुत्कार करके कोने में बिठा दिया था, वो अमेरिका उसको $40 बिलियन का, तो नहीं, उससे क्या ना, वर्ल्ड बैंक से वो दिलवा रहा है लोन 10 साल के लिए, IMF से लोन दिलवा रहा है, खुद उसकी सैन्य सहायता बहाल कर रहा है, उसको FATF से बाहर करवा रहा है। आपको क्या लगता है ये किसके लिए झटका है? भारत के लिए झटका है। ये मोदी की विदेश नीति मुंह के बल पड़ी हुई है, लेकिन कौन बताएगा? और रही बात अडानी की, जितना प्रेशर भारत के ऊपर जो हमराज होने का नेतन्याहू के साथ जो है, ट्रंप के पास जिस तरीके के हमारे डर्टी सीक्रेट्स हैं वाया इजराइल नेतन्याहू, वो सारी चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये आप याद रखिएगा मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी और RSS को आने वाले दिनों में जो चीजें आने वाली है ना सामने, जिस तरीके का माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में, ट्रंप किसी का सगा नहीं है। जो भी उसके साथ रहा है उसने उसकी मिट्टी पलीद की है। आप एलन मस्क का हाल देख लीजिए, कितने पैसे दिए थे, घर बैठा है आजकल तारीख में। ऐसे ही नेतन्याहू का क्या हाल किया, कह दिया कि जाओ लड़ लो, अब वो अकेला लड़ रहा है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। पूरा इजराइल छोटा सा देश है, जिस तरीके से हाइफा पे मिसाइलें ठोकी हैं रात को, अगर 50 मिसाइलें ऐसे गिर गई तो आप सोचिए क्या होगा इजराइल का। आप इजराइल ढूंढते रह जाइएगा, कहां मिलेगा नेतन्याहू। तो ट्रंप हमेशा ये करते हैं। मोदी के भक्त हवन कर रहे थे ट्रंप को जिताने के लिए, और मोदी जी वहां पे नारे लगा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। और अब क्या कह रहे हैं कि मुनीर भी आए हुए, आप भी लंच पे आ जाओ, आप भी खाना खा के जाना। दूसरे देश के शासनाध्यक्ष को, राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से आमंत्रित किया जाता है कि डिप्लोमेटिक एटिकेट एक बात है, लेकिन उस सारे में के मुनीर वहां है, उस ऑप्टिक्स को क्रिएट करना ताकि दोनों के साथ फोटो हो और पूरी दुनिया ये देखे कि शांति का मसीहा मैं ही हूं। तो वो तो शुक्र ये है कि ये हमारे वाले नहीं गए वहां पर, अगर चले जाते तो फिर क्या बच जाती। लेकिन रही सही कसर ट्रंप ने पूरी कर दी। उस लंच के बाद जब उन्होंने बाइट दिया, वो बाइट अगर देखे तो सिर शर्म से झुक जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनाम पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष। ही इज ग्रेट, मोदी इज मैग्निफिसेंट, मोदी इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट कह करके आपकी तुलना एक सेनाध्यक्ष की जा रही है, जैसे सेनाध्यक्ष आप रोज नियुक्त करते हैं और उनसे बड़ी सेना के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, CDS नियुक्त करते हैं मोदी जी। और भगत उस बात पे खुश है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी बड़ा मैग्निफिसेंट है। हकीकत यह है कि भारत का आज की तारीख में जो स्टैंडिंग थी वर्ल्ड में तमाम इश्यूज के ऊपर, आज वो कहीं की नहीं छोड़ी, केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं, बड़बोलेपन, नासमझी और कुपड़ता के कारण। जी, लेकिन ये जो बड़बोलापन है या ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से बयान अभी ट्रंप की नाराजगी का आपने जिक्र किया कि ट्रंप नाराज हैं, अब अगर मोदी जी चुनावी मंचों से अपने रैलियों में, जनसभाओं में अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो क्या इससे और मुश्किल नहीं बढ़ेगी भारत की? कल की जो रैली थी उड़ीसा के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कही ये बात कि ट्रंप ने निमंत्रण से ठुकरा दिया, और सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था। एक लाइन ये भी बोल देते, जो बात विदेश सचिव से वीडियो बनवा के कह रहे हैं, कल एक लाइन और बोल देते ना वहां पर, 56 इंची का पता लग जाता। क्यों नहीं बोला? अब तक क्यों नहीं बोला? 16 बार ट्रंप बोल चुके हैं, मोदी जी के मुंह से सुना आपने? आपको ये तो बता दिया कि मैंने उनका खाने का निमंत्रण मना कर दिया। बहुत पोलाइटली आप इनवाइट करते हो, पोलाइटली मैं डिक्लाइन करता हूं। आपका अपना शेड्यूल है, मेरा अपना शेड्यूल है। वो मंचों पर कहने की बात नहीं है। मंच पर कहने की बात राम प्रकाश जी ये थी कि भाई, वो ट्रंप बार बार कहते हैं मैं आज उड़ीसा की जनता को बताने आया हूं। जैसे बिहार में अंग्रेजी बोली थी ना, ऐसे उड़ीसा में कल बता देते कि मैंने ट्रंप को 2 टूक बता दिया। 35 मिनट बात हुई कि हमने सीज फायर किया, आपकी कोई भूमिका नहीं है, ट्रेड की कोई भूमिका नहीं। एक लाइन तो मोदी जी बोल ही सकते थे, हिंदी में ही बोल रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा हुआ था, उसको टाइप करवा देते कहीं। उसकी हिम्मत होनी चाहिए थी ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं राम प्रकाश जी, जो आज वर्ल्ड अफेयर्स में भारत की जो गत हुई है, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए ये इतना बड़ा आत्मघाती चीज होने वाली है। आप इसकी इनका सारा राष्ट्रवाद सारी दुनिया के सामने आ गया कि भारत की आज जो है किस तरह का भारत के पास नेतृत्व है, किस तरीके की कायरता है,
किस तरीके से वर्ल्ड अफेयर से भारत कंप्लीटली आइसोलेटेड और अलूफ है। और इतने बड़े देश के लिए ये कोई छोटी नाकामी नहीं है। कोई और देश होता तो संसद में सरकार की खाल उतार दी जाती, मीडिया कई बार नहीं छोड़ता। लेकिन यहां तो मीडिया इस बात की कि मोदी डिक्लाइंस ट्रम्प्स इन्विटेशन, इस तरह का वो कर रहे हैं। फिर 56 इंची उसी को बनाने की, वो एक नैरेटिव पैडल करने की बात। तो ये पूरी की पूरी जो बात विदेश सचिव कह सकता है, मोदी क्यों नहीं कह सकते भाई? कल बताते उनको, उड़ीसा में कहते कि मैंने ट्रंप को 2 टूक बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान का ये करेंगे, बोलते ना। पहले तो बहुत बड़ा बोल रहे थे, पहले तो सैनिकों के साथ सिलेबस तैयार कर रहे थे फोटो खिंचवा करके। अब क्या हो गया? समझना पड़ेगा राम प्रकाश जी, ये जो दोगलापन है कि मुंह में राम और अंदर कुछ, वो सारी चीजें बहुत चलने वाली नहीं है। देश के लोग जाग गए हैं, समझने लगे हैं कि ये जो राष्ट्रवाद है, जो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और ये फलाना, ये सब एक चाशनी है। हकीकत इसके पीछे कोई और है। और चारों तरफ की नाकामी इस तरह का प्रोपेगेंडे के आगे एक्सपोज होने में, भारत का मीडिया कुछ भी कर ले, ये सारी चीजें बाहर से आ रही है, सोशल मीडिया के जरिए आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर बांटने चले थे ना आप, कितना क्रांतिकारी कदम था। और जब फंस गए तो 2 मिनट में सारे मीडिया ने कह दिया कि ये तो फेक न्यूज थी। तब तक टाइम टेस्टिंग करते रहे। तो ये तो सोशल मीडिया बचाए हुए इस देश के जो बचा हुआ लोकतंत्र है, वरना इनकी तरफ से तो जो मीडिया है वो इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोपेगेंडा है। मुख्य धारा का जो मीडिया है, इस हकीकत को समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। फिलहाल तो मोदी जी जो है वो ट्रंप के फंदे से बाल बाल बच करके लौट आए हैं, लेकिन देखना ये कि इस तरीके के कितने और फंदे फेंके जाते हैं और उन फंदों से कब तक बचते रहते हैं। क्योंकि असल बात जहां पर आकर के टिकती है कि राजा की जान तोते में अटकी हुई है, और वो तोता किसके पिंजड़े में है वो सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।